प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी में आज हम पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का अध्ययन करेंगे। काव्यखंड में पाठ 15 है मेघ आए। इस पाठ के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस कविता को आरंभ करने से पूर्व इसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के जीवन के विषय में हम संक्षिप्त में अध्ययन करते हैं। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा बस्ती जिले तथा उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रहण की। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना दिनमान के उपसंपादक तथा बाल पत्रिका पराग के संपादक भी रहे। उन्होंने चर्चे और चरखे नाम से जो स्तंभ शुरू किया वो बहुत लोकप्रिय हुआ था। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग आदि उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध तथा बाल साहित्य की भी रचना की। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्यवर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। ये बोध उनके कथ्य में ही नहीं, भाषा में भी दिखाई देता है। सर्वेश्वर की भाषा सहज एवं लोक की महक लिए हुए है। मेघ आए कविता में कवि ने आकाश में बदली के घिर आने की तुलना घर आए अतिथि अर्थात मेहमान से की है। मेघ सज धरकर शहरी मेहमान की भांति आते हैं। ग्रामीण संस्कृति में अतिथि के आने का उल्लास जो वातावरण बनता है, उसी उल्लास को मेघ रूपी शहरी मेहमान के आने पर दिखाया गया है। गांव के लोग साल भर बादलों के आने की प्रतीक्षा करते हैं और उल्लास के साथ उनका स्वागत करते हैं। साथ ही लंबे अंतराल यानी लंबे समय के बाद आने के कारण उनसे शिकायतें भी करते हैं। इसी बात को इस कविता में बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया गया है। तो हम शुरू करते हैं अपनी कविता मेघ आए। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के शहर के। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। बच्चों सबसे पहले इसके शब्दार्थ देखिए। मेघ कहते हैं बादल को, सवर के माने सच के, बयार कहते हैं हवा को, पाहुन कहते हैं मेहमान को या अतिथि को, उचकाए माने उठाकर या ऊंची करके, घाघरा कहते हैं कमर से एड़ी तक पहने जाने वाले बड़े घेरे वाला स्त्रियों का वस्त्र, बाकी कहते हैं टेढ़ी या तिरछी, चितवन कहते हैं नज़र को, ठिठकी माने हैरान होकर रुकी, सरके माने खिसक गए। अब इसका भावार्थ है कि प्रस्तुत पंक्तियों में यानी मेघ आए बड़े बंठन के सवर के प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बादलों की तुलना शहरी मेहमान से कर रहा है। जिस प्रकार मेहमान सज धज कर आते हैं, उसी प्रकार बादल भी अलग अलग रूप रंग में सज धज कर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार लोग अतिथि के आने से खुश दिखाई देते हैं, ठीक उसी प्रकार बादलों के आने पर भी सब खुश दिखाई दे रहे हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगीं गली गली, पाहुन जो आए हो गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। उनके साथ यानी मेघ के साथ श्रृंगार रूप में हवा भी आती है, यानी उनके साथ आते आते नाचती गाती हुई हवा भी चल रही है, जिससे घरों की खिड़कियां दरवाजे खुल जाते हैं। जैसे सभी घर आए में अतिथि का स्वागत करने के लिए तैयार हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्षा ऋतु में काले काले बादल घिर आए हैं, हवा भी मस्ती में चलने लगी है। लोगों ने वर्षा की प्रतीक्षा में अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां खोल दिए हैं। सभी बादलों के बरसने का इंतजार कर रहे हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी चिटकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। बादल आ गए हैं ये जानकर पेड़ कभी झुककर कभी ऊपर की तरफ उछककर बादलों को देखने का प्रयास करते हैं। तेज हवा से पेड़ कभी कभी झुक जाते हैं
तो कभी तेज हवा के झोंके डालियों के ऊपर उठा देते हैं। धीरे धीरे मंद हवा आंधी का रूप धारण कर लेती है, जिसे देखकर ग्रामीण स्त्रियां अपना घाघरा यानी अपना लहंगा संभाल कर घर की ओर भागी जा रही हैं। नदी तिरछी नज़र से देखती हुई ठिठक जाती है, जैसे गांव की स्त्रियां तिरछी नज़र से मेहमान को देखती हैं, जिससे उनका घूंघट थोड़ा सा कभी कभी सरक जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मेघ यानी बादल आकाश में सुशोभित है। हवा के कारण पेड़ नीचे को झुक गए हैं और धूल भरी आंधी चल पड़ी है। ऐसे समय में नदी का मोड़ बड़ा सुहावना लग रहा है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की। बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता ओठ हो की वाड़ की। हरसाया ताल लाया पानी बारात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के सबर के। जोहार माने आदर सहित किसी को नमस्कार करना। बरस कहा गया है वर्ष को या साल को। सुधी माने खबर, याद। अकुलाई माने बेचैन। ओट कहते हैं आड़ में। किवाड़ कहते हैं दरवाज़ा को या किवाड़ को। हरसाया माने खुश हुआ। ताल कहते हैं तालाब को। और परात का अर्थ होता है थाल जैसा कोई बड़ा सा बर्तन। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि तेज हवा और बादलों के आने पर मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे भी उनका झूम झूम कर स्वागत करते हैं। हवा और बारिश के वेग से पीपल का बूढ़ा पेड़ यानी पीपल का पेड़ सबसे पुराना होता है, तो उसको घर के बुजुर्ग व्यक्ति से उसकी तुलना की गई है कि हवा और बारिश के वेग से पीपल का बूढ़ा पेड़ भी जो विशालकाय होता है, बहुत बड़ा होता है, झूमता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि मानो वो झुककर तथा नमस्कार करते हुए मेहमान रूपी बादलों को कह रहा हो कि आपका स्वागत है। नायिका रूपी बादल, नायिका रूपी लता बादल रूपी मेहमान का शर्माते लजाते हुए दरवाजे के पीछे से छुपकर स्वागत करती हुई कहती है और उनसे कह रही है कि आपने हमें 1 साल बाद याद किया है। लता फिर अपनी प्रसन्नता प्रकट करने लगी। गांव के तालाब मेघों के आने की खुशी में चमकने लगते हैं, मानो वे परात में पानी भर कर लाए हों और मेहमान रूपी बादल का स्वागत कर रहे हों। क्षितिज अटारी गहराई दामनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढल के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। क्षितिज कहते हैं बच्चों जहाँ पे धरती और आकाश ऐसा लगता है मिल रहे हों। अटारी कहते हैं महल को या ऊंची जगह को। दामनी कहते हैं बिजली को। दमकी माने चमकना। गांठ खुलना मतलब रहस्य खुल जाना। भरम कहते हैं भ्रम को, गलत फहमी को। बांध कहते हैं पुल को या सेतु को। अश्रु कहते हैं आंसू को और ढरके कहते हैं गिर पड़े। इस पंक्ति में कवि ने बादल और बिजली के बीच में एक अटूट रिश्ता बताया है। कवि कहता है कि आकाश में बादल छा जाने से अंधेरा हो जाता है। जिस प्रकार मेहमान को ऊंचा स्थान दिया जाता है, उसी प्रकार दूर क्षितिज पर बादल छा जाते हैं तथा बिजली के चमकने से तन और मन खुशी से भर उठता है। साथ ही भ्रम की गांठें भी खुल गईं कि अब मेघ रूपी प्रियतम नहीं आएगा। उनकी बात सुनकर बादलों के सब्र का बांध टूट गया और वर्षा रूपी आंसू बूंदों के रूप में निकल पड़े। आकाश में दूर तक बादलों का जमघट लगा हुआ है, अब वे बरस रहे हैं। इस प्रकार बादल सज संवर कर आकाश में आए हैं। आशय यह है कि आकाश में दूर तक बादल ही बादल छाए हुए हैं और अब लगातार वर्षा हो रही है। तो आपने देखा बच्चों किस प्रकार कवि ने बादल की तुलना मेहमान से की है। जब साल गर्मी के पश्चात बादल आते हैं तो हम खुश होकर उनका स्वागत करते हैं। ठीक उसी प्रकार गांव में जब मेहमान आते हैं तो भी सब लोग प्रसन्नतापूर्वक उनका स्वागत करते हैं। इसी के साथ आपका ये पाठ यही समाप्त होता है। धन्यवाद।